मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप। भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण, और उसमें हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में अपवाह तंत्र को कवर किया था। उससे आगे का जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो है जलवायु। नंबर 4 है जलवायु। आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा आपके व्यवहारिक जीवन को लेकर के। आप अपने व्यवहारिक जीवन को देखिएगा, आप वर्तमान समय में किस प्रकार के कपड़े, किस प्रकार का रहन सहन आप कर रहे हैं, पानी किस प्रकार का पीते हैं, या अन्य जो भोजन के और तत्व हैं किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। चाय की हम बात कर लीजिए, किस प्रकार से पीते हैं। और कुछ समय बाद यानी 3 या 4 महीने बाद हम देखेंगे कि हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारे रहने के कुछ तौर तरीकों में परिवर्तन आ जाता है। आप देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में आप मोस्टली घर से बाहर रहते हैं, वृक्षों की छाया को देखते हैं या पंखे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से तापमान की वजह से होता क्या है कि जो अभी आप देखते हैं कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाते हैं तो वहाँ कुछ ठंडी का एहसास होता है, वहाँ बर्फबारी भी होती है। तो ये जो होता है मौसम के कारण होता है, और ये भी मौसम के विभिन्न तत्वों के कारण होता है। मौसम के प्रमुख तत्व हम बात कर सकते हैं तापमान, वर्षा और वायुदाब के बारे में। अब यहाँ बात आती है कि मौसम क्या है। अभी हमने बात की कि मौसम के कारण ऐसा होता है, मौसम परिवर्तन होता है तो हमारे रहने के साथ साथ हमारे वास्तु वगैरह परिवर्तित हो जाते हैं। मौसम क्या होता है, तो मौसम की हम आज बात करेंगे। अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि मौसम के कुछ तत्व होते हैं, जिसमें हमने सम्मिलित किया था वर्षा को, तापमान को, वायुदाब को। तो अब जो हमारे मौसम के तत्व हैं इनको हम वायुमंडलीय दशा भी कहते हैं। तापमान का परिवर्तित होना, हवा का चलना, या वायुदाब का परिवर्तित होना, या वर्षा का होना, ये वायुमंडल में होने वाली दशाएं हैं। यानी हर एक कुछ अनिश्चित समय के बाद इनमें परिवर्तन आ जाता है, दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनको हम वायुमंडलीय दशाएं कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दशाओं के क्षणिक योग को, जो हमने वायुमंडलीय दशाओं की हमने बात की कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, ये वायुमंडलीय दशाएं हैं, इनमें परिवर्तन होना वायुमंडलीय दशाएं हैं। इनके क्षणिक योग को यानी बहुत कम समय के योग को हम मौसम कहते हैं। ये कहिएगा, यानी आज अभी जैसे हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, आप कहते हैं कि अभी भी बारिश होने लग जाए और कुछ देर बाद धूप निकला है। यानी ये हमने क्या देखा प्रैक्टिकल, अगर हम बात करें व्यवहारिक रूप से, हमने वायुमंडलीय दशाओं की एक क्षणिक समय को देखा, यानी उनकी स्थिति को देखा। अभी हमने बात की कि एक क्षण के लिए हमें बारिश होने लगी और एक क्षण के लिए एकदम धूप निकल आई, यानी क्षणिक योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो मौसम क्या हुआ भाई, वायुमंडलीय दशाएं। अब वो कौन सी दशाएं हैं जिसे हम बात करते हैं, ताप, वर्षा, वायुदाब, इनके क्षणिक योग को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब हम बात करेंगे, मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले क्लासों में आपने मौसम का शब्द पढ़ रखा होगा कि अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परिवर्तन होना, मौसम में परिवर्तन होना। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे जलवायु। अभी आपको मौसम के बारे में पता लगा, वायुमंडल दशाओं के क्षणिक योग को हमने मौसम कह दिया। यानी कि जो वायुमंडल की दशाएं हैं वो थोड़े थोड़े समय में परिवर्तित होती रहती हैं, उन दशाओं को हम मौसम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं के एक दीर्घकालिक योग को कहते हैं। यानी ये जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, तापमान, वर्षा, वायुदाब आदि, ये अगर किसी स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर बहुत लंबे समय तक बनी रहें, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान पर वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय तक बने रहना जलवायु कहलाता है। अब ये लंबा समय कितना माना गया है, लगभग 30 से 35 वर्ष। यानी कि जो वायुमंडलीय दशाएं हैं लगभग 30 से 35 वर्ष तक एक स्थान पर अगर बनी रहती हैं तो उस स्थान की वो बन जाएगी जलवायु। ठीक है, तो एनसीईआरटी के आधार पर हम बात कर सकते हैं। एनसीईआरटी के आधार पर 30 वर्ष मानी गई है जो जलवायु की मिनिमम
समय अवधि है। जलवायु की हमने बात की, जैसे हम बात करते भी हैं, आप देखते हैं जलवायु के बारे में कुछ स्थानों पर, जैसे हम अभी मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। आप लोगों ने पिछली क्लासों में ग्लोब के बारे में बहुत अच्छी सुना होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि टुंड्रा प्रदेशों के बारे में आपने बहुत ही आसानी से सुना होगा। जैसे कि टुंड्रा प्रदेशों के बारे में आपको सुनने को मिलता है। टुंड्रा प्रदेश इस प्रकार की जलवायु वाले होते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, शीत जलवायु वाले प्रदेश टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत सूचित किए गए हैं। अब वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, यानी बहुत लंबे समय से यहाँ पर क्या है, जो वायुमंडलीय दशाओं का तापमान वाला बात कर रहे हैं, वो लंबे समय तक बहुत ही कम है बना हुआ है, यानी वहाँ पर तापमान कम रहता है और बहुत लंबे समय से है, इसलिए वहाँ की वो जलवायु बन जाती है। क्योंकि लंबे समय से है और कम है, तो इसलिए इसको हमने शीत जलवायु का नाम दे दिया। शीत का मतलब ठंडे से होता है, आप भली बात से जानते हैं। अब जलवायु के बारे में आप जान गए। अब एक मुख्य बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थान या पूरी पृथ्वी पर जो हम ग्लोब देखते हैं, पूरी पृथ्वी पर जो जलवायु है वो सभी जगह समान नहीं होती। सभी जगह जलवायु की दशाएं समान नहीं होती हैं, या वायुमंडलीय दशाएं सभी जगह समान नहीं पाई जाती है। कहीं मैंने यह प्रैक्टिकली बात भी की कि आप बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि ध्रुवीय प्रदेशों में मोस्टली बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर हमेशा बर्फीला स्थान है। क्योंकि आप जानते हैं जब पूरे वर्ष भर वहाँ लगभग बर्फ बनी रहती है, बर्फ जमती रहती है, बर्फ गिरती रहती है, पर साल के कुछ ही महीनों में वहाँ तापमान थोड़ी वृद्धि होती है, वरना वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो उस कंडीशन में आप बात कर सकते हैं कि वो बहुत लंबे समय से है। और कुछ स्थान ऐसे हम बात करते हैं मध्य ग्लोब की बात कर सकते हैं, हमारे जो हम विषुवत रेखीय प्रदेशों की बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि तापमान पूरे वर्ष भर लगभग अधिक रहता है, यानी वहाँ पर क्या है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ में बात की शीत जलवायु पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर जलवायु क्या है, समान नहीं पाई जाती, यानी कहीं पर ठंडी ज़्यादा है, ठंडी जलवायु पाई जाती है, यानी शीत जलवायु पाई जाती है, और कहीं पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों, पूरी पृथ्वी पर जलवायु समान नहीं पाई जाती है। तो आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी होगी। एक, जलवायु को जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, उसके कुछ कारण होते हैं। कुछ कारण हैं, सबसे पहला हम बात करेंगे अक्षांश। अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करूँ, अक्षांश से स्थिति और अक्षांश की स्थिति की बात के बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फिर किसी स्थान के बारे में कि वो किस अक्षांश पर स्थित है, किस अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आता है, या किस कटिबंध के क्षेत्र में वो आता है। आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में तापमान के कटिबंध भी पढ़े होंगे, जिनको हम ताप कटिबंध कहते हैं, जिसमें आपने मोस्टली सुना होगा उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है और शीत कटिबंध होता है। वो क्यों कहते हैं, आप पहले से आप पढ़ चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु में या तापमान में परिवर्तन के कारण ही शीत, शीतोष्ण और उष्ण बन जाता है। अब बात होती है अक्षांश और देशांतर की, तो ये भी आपने पिछली कक्षा में जान रखा होगा। एक बार मैं हाईलाइट करूंगा कि आप हमारे ग्लोब पर जो देखते हैं तो कुछ रेखाएं आपको नजर आती हैं। इस प्रकार से कुछ रेखाएं नजर आती हैं जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं। तो इन्हीं अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम जलवायु भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये मेन फैक्ट ऐसा नहीं है, ये मुख्य कारण ये नहीं है कि कोई स्थान इनकी वजह से तापमान में परिवर्तन महसूस करता है। तापमान में महसूस करने का प्रमुख कारण होता है किसी स्थान की स्थिति वो भी सूर्य से दूर इस प्रकार से पड़ती है। जैसे मैंने बात की किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति, अब कोई स्थान है, मान लीजिए यहाँ स्थित है एक स्थान, मैंने एक स्थान ए की बात कर ली और स्थान बी की मैंने बात की वो यहाँ पर स्थित है, तो इन दोनों स्थानों को जलवायु परिवर्तन होगा। इसलिए हम बात करते हैं कि अक्षांशीय स्थिति जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, जलवायु भिन्नता का कारण बनती है। अब किस प्रकार से बनती है, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जलवायु का प्रमुख जो तत्व है वो तापमान है।
जलवायु का सबसे प्रमुख तत्व तापमान है। तापमान की वजह से ही बाकी वायुमंडल दशाओं में प्रभाव देखने को मिलता है। किस प्रकार से, जैसे प्रैक्टिकली हम बात करें, तापमान बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि तापमान बढ़ता है, बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण होता है तो बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो यानी तापमान का मेन फैक्ट, जलवायु का मेन फैक्ट क्या हुआ? तापमान। उसके साथ साथ अन्य और जो तत्व हैं उसके सहयोग में रहते हैं। तो तापमान की वजह से जलवायु में अंतर हो जाता है। किस प्रकार से बात करेंगे तो हम इस अक्षांश की स्थिति की बात कर रहे हैं कि अक्षांश की स्थिति किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बनती है। तो मैंने आपको ये नोट करने वाली बात की है, जलवायु का प्रमुख तत्व ताप है। अब देखिए किस प्रकार से अक्षांश की स्थिति के आधार पर जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। मैंने अभी बात की थी एक स्थान ए यहाँ पर है, स्थान बी यहाँ पर है। अब दोनों की स्थानों की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वह कैसे? देखिए, आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चारों चक्कर लगाने के साथ साथ अपने स्थान पर अपने अक्षों को घूमती है। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हुए और पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, तो आप जानते हैं पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कुछ स्थानों पर सीधी पड़ती हैं तो कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती है। देखिए इस प्रकार से जो हमारा विषुवत रेखा वाला भाग होता है, जो बीच से उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। और जो हमारे ध्रुवीय यानी एक्सिस पॉइंट वाले भाग हैं, जिनको हम ध्रुव कहते हैं, यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ तापमान का कहते हैं ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और जहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ तापमान का प्रभाव कम देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ तापमान में अंतर हो जाता है, और तापमान में अंतर होने की वजह से फिर जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जलवायु का प्रमुख तत्व तापमान है। इसके साथ साथ एक मेन फैक्ट हो रहा है, यह सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, अधिक वायुमंडल के भाग से होकर के गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पर कम वायुमंडल के भाग से होकर के गुजरना पड़ेगा। जब सिंपल सी बात है, कम वायुमंडल वाले क्षेत्र से सूर्य किरणें गुजरती हैं तो वहाँ पर तापमान का जो ऑब्जर्वेशन है यानी अवशोषीकरण है वो कम होता है। वायुमंडल के तत्व हैं तो सूर्य किरणों से प्रकाश को कम अवशोषित करती हैं, जबकि लंबी दूरी के कारण उसका जो तापमान का जो कुछ भाग है, कुछ अंश है, वो वायुमंडल में ही अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे उन क्षेत्रों पर किरणें पहुँचते पहुँचते वहाँ तापमान की कमी हो जाती है। तो एक मेन फैक्ट हमारा ये निकल के है कि अक्षांश स्थिति की वजह से जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए, एक बार हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, संभवतः मदद करेगा। अक्षांश स्थिति के आधार पर हमने बात की थी अभी, अक्षांश स्थिति किसी स्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये अक्षांश मुख्य कारण नहीं है, लेकिन किसी अक्षांश के किसी स्थान की अक्षांश की स्थिति जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख कारण की। किसी भी स्थान पर जलवायु में भिन्नता देखने के लिए दूसरा प्रमुख कारण होता है ऊंचाई। इसको उत्तुंगता कहते हैं। ऊंचाई। अब ऊंचाई को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात को नोटिस करना होगा, माइंड रखना होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जरा इधर देखिएगा, यहाँ से देखेंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, धरातल से एक कंडीशन है, ये आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी। धरातल से ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है धरातल से ऊपर जाने पर। एक कंडीशन है, और ये कंडीशन भी किसकी है? केवल और केवल अपने वायुमंडल की जो परतें पड़ी होंगी, क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल वाली परत की एक मुख्य विशेषता है, ना कि सारी परतों के बारे में। क्षोभ मंडल की विशेषता है, जैसे कि धरातल, क्षोभ मंडल के बारे में बात करूँ, पिछली क्लास में मैंने बता दिया है कि हम धरातल पर रहते हैं, ये हमारा विद्यालय है, ये जो मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब का सब जो स्थान है ये क्षोभ मंडल में है। वायुमंडल जो प्रथम परत है हमारी क्षोभ मंडल, उसी में सारे क्रियाकलाप हम लोग करते हैं।
धरातल से ऐसे ऊपर जाते हैं तो तापमान की कमी होती है। और एक बात ध्यान रखनी है, कितनी कमी होती है, ये नोटिस करने वाली बात है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। तो आप एक ऊंचाई, किसी स्थान की ऊंचाई भी, यानी किसी स्थान की ऊंचाई पर स्थित होना या ऊंचाई होना, ये जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। किस प्रकार से, अब मैं बता रहा था, कोई स्थान ऊंचा है, कोई स्थान नीचा है। मान लीजिए ये स्थान ऊंचा है यहाँ के मुकाबले, ठीक है, ये भी स्थान। अब ध्यान देंगे जरा, दो स्थान है, स्थान ए, स्थान बी। स्थान बी नीचा है, समतल है, और स्थान ए बी के मुकाबले थोड़ा और ऊंचा है। क्योंकि हम जानते हैं कि धरातल पर जैसे ऊपर उठते हैं तापमान में कमी होती है, तो यहाँ के तापमान में कमी होगी, यहाँ के ताप के मुकाबले तापमान में कमी होगी। तापमान में कमी होगी तो यहाँ जो हम बात करते हैं तापमान जलवायु का एक तत्व है, वो जलवायु परिवर्तन का कारण बन जाएगा। ठीक है, यह तापमान में कमी होना और वो हमारे जलवायु को परिवर्तन का प्रमुख कारण बनता है। और यहाँ पर तापमान में जो कमी हो रही है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, वो ऊंचाई के कारण हो रहा है। ठीक है, जरा इस पर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। ये क्लियर हुआ। अब अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसका एक कारण आता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो भाई कमेंट जरूर किया करें। कोई कमेंट हो गया। तीसरा प्रमुख कारण है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय को जल धाराएं कहते हैं। महासागरीय जल धाराएं भी तापमान को परिवर्तन का कारण बनती हैं। तापमान में परिवर्तन होता है तो जलवायु में प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि महासागरीय जल धाराएं क्या होती हैं। आप जानते हैं कि महासागर का जल जब एक दिशा को निश्चित वेग से चलता है और विभिन्न उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से बात करें या शीत कटिबंधीय प्रदेशों से बात करें, जब इन जलधाराओं की उत्पत्ति होती है तो इनके जल में तापमान में अंतर पाया जाता है। इसी अलावा हम कहते हैं कि जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो सिंपल सी बात है, जब ठंडी जलधाराएं या गर्म जलधाराएं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी तो वहाँ अपने अनुसार वातावरण पैदा करेंगी, अपने अनुसार वहाँ के तापमान को ढाल लेंगी, और जब तापमान में वहाँ परिवर्तन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होने का कारण बन जाएगा। ठीक है, अगला कारण आता है हमारा स्थल व जल का वितरण। स्थल व जल के वितरण की वजह से जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। किस प्रकार से, आप जानते हैं, मैं यहाँ डायग्राम बनाने की प्रयास करूँगा। ये मान लीजिए हमारा धरातलीय भाग है और ये हमारा महासागरीय भाग है, ये पूरा जल का सागर है, पूरा जल का स्थान है। इन कंडीशन में क्या होता है, तो किसी स्थान पर स्थल और जल का वितरण भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि धरातल और जल दोनों में तापमान अलग अलग देखने को मिलता है एक दिन के अंतर्गत। आप जानते हैं कि धरातल जल्दी से गर्म होता है क्योंकि ठोस भाग होता है, और जल भाग है वो धीरे धीरे गर्म होता है, देरी से गर्म होता है। अब इन दोनों में तापमान में परिवर्तन हो जाता है। दोनों तापमान में परिवर्तन होने की वजह से भी हमारे जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, जो सागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु, और जो हमारे आंतरिक स्थलीय भाग है, आंतरिक मैदानी भाग है, उन दोनों की जलवायु में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो स्थल व जल का वितरण भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 पर जो प्रमुख कारण बनता है हमारे जलवायु के वितरण का, जलवायु में भिन्नता प्रदर्शित करने का उच्चावच। उच्चावच आप जानते हैं, धरातल पर पाई जाने वाली ऊंची नीची जो आकृतियां हैं उन्हीं को उच्चावच कहते हैं। तो ये उच्चावच या ऊंची नीची आकृतियां हमारी पृथ्वी पर तापमान, वायुदाब और जो हमारी बात कर सकते हैं पवनें, उनके वितरण को प्रभावित करती हैं। इन्हीं आधार पर हमारा जलवायु के मेन इफेक्ट में आता है तापमान और वायु, इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जब परिवर्तन देखने को मिलता है तो
उसी के हिसाब से यहाँ उच्चावच की आकृति है, उसी के आधार पर हमारी जलवायु पाई जाती है। और हम बात कर सकते हैं कि ये कुछ कारण हैं जलवायु परिवर्तन। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इन सब टॉपिक्स को समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट्स जरूर किया करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप ये बताएंगे नहीं कि ठीक से आपको समझ पा रहे हैं तो कैसे चलेगा। तो अगली क्लास में हम यहाँ से आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी जी इसका